गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कहा। और और ये जो दो जज हैं, एक सिंघवी साहब हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी से रिलेटेड नहीं है, मैं बता दूं। अभिषेक मनु सिंघवी और एलएम सिंघवी जो पंचायती राज में है, वो दोनों बाप बेटे हैं, इससे इनसे रिलेटेड नहीं है। जस्टिस एस सिंघवी और ये आपका जस्टिस मुखोपाध्याय हो गए। ये जो जजमेंट दिया था, इस इनके जजमेंट को ओवरटर्न किया था और इन्हीं के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 89 जो में ओवरटर्न कर दिया। तो सोचो, ये उसके जजमेंट को ओवरटर्न कर रहा है, उसके जजमेंट को ओवरटर्न, क्या चल रहा है ये। तो आखिर बोलोगे कि जब सही है तो सही है ना, कहीं भी सही है। तो ये कोई उसी बात को कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है। इसी को तो कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जो अपना फीलिंग, अपना बिलीव, अपनी थॉट को एक्सप्रेशन करते हैं जजमेंट में। वही तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी। तो अब है, देखो नोट में कुछ बातें हैं। 377 कब बना गया था? 1860 में। आईपीसी, आईपीसी जानते हो, इंडियन पेनल कोड 1860 आता है। और सीआरपीसी 1973, 1970। एंड आपका और कौन सा आता है? सिविल सीआरपीसी आपका आता है 1900, कौन सा, 1908 या 10, वो ईयर देखना। वो सीआरपीसी, सॉरी, सिविल प्रोसीजर कोड, वो आता है। तो अंग्रेजों ने बनाया था ये रूल उस समय आईपीसी। अभी आईपीसी को बोला जाता है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। और अंग्रेजों ने ही इसको बनाकर 377 को 77 एक्ट सेक्शन लाया था और होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया था कि इंडियन को पनिशमेंट देंगे। जो जो ऐसे ऐसे काम में लगे रहते हैं ना, उनको उनको सबक सिखाना है, उनको जेल में डालेंगे, ये सजा वो सजा वो सजा देंगे। माइट भी आप कह सकते हो कि उस समय ब्रिटेन में भी हो सकता है कि 377 या होमोसेक्सुअलिटी को वहां लीगलाइज नहीं था उसमें, इसलिए इंडिया में भी उन्होंने इस चीज को लाया था। तो ये अब इसमें कोई बात नहीं है, जो बताया हर चीज बात यहाँ लिखा हुआ है। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी, सुप्रीम कोर्ट, रेड डाउन, ये सब देखने वाली बात है। एंड इंक्लूड फोर्स अंडर द बीएनएस डेफिनेशन ऑफ रेप विल बी, रेप का डेफिनेशन क्या है? विल बी जेंडर न्यूट्रल। रेप का डिफिनेशन अभी भी जेंडर न्यूट्रल है बीएनएस में। एंड इंक्लूड फोर्स्ड पेनिट्रेशन ऑफ बॉडीली ऑरिफिसेस ऑफ अनदर पर्सन यूजिंग जेनाइटल्स, फिंगर्स और ऑब्जेक्ट। तो ये बीएनएस में जो रेप का डेफिनेशन ये है। मुझे इसमें अंदर डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये सब बातों को एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ, ये सब चीजें तो सुनने में भी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और अच्छा लगता है। पर मैं इसमें घुसूंगा नहीं, क्योंकि जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट है मैं उसको बताऊंगा। मुझे यहाँ रामायण, मैं कुछ बताता हूँ, इधर उधर की बातें बताता हूँ तो कहीं ना कहीं उससे लिंक है। तो बेस्टियलिटी के बारे में मैंने बता दिया। एंड हाउएवर द केस ऑफ, देखे, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इतना तो हो गया, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलिटी मिल गई। अब आगे और भी डिमांड, अब आगे डिमांड गया, क्या डिमांड गया कि होमोसेक्सुअलिटी को तो चलो क्रिमिनलाइज नहीं कर दिया, मतलब अनक्रिमिनलाइज कर दिया, नो क्रिमिनलाइजेशन का स्टेटस जो था खत्म कर दिया। लेकिन अब हम होमोसेक्सुअल को आपस में शादी करने का अनुमति दो, बिना शादी किए हम सेक्सुअल रिलेशन एक दूसरे से बनाए तो उसमें आपको आपत्ति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि शादी करके रिलेशन बनाए, मतलब गे पीपल, लेस्बियन पीपल, ट्रांसजेंडर, दे आल्सो वांटेड टू गेट मैरी, आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहें। तो अब ये मत बोलना कि ये तो यही बात हुआ ना कि उंगली पकड़वाया तो पूरा हाथ ही पकड़ रहे थे, पैर फैलाने के लिए दिया, मतलब चादर दी तो मतलब तो पूरा क्या बोलते हैं उसको यार, पैर फैलाने का जगह दिया तो लेटने का ही जगह मांग रहे हैं। तो होमोसेक्सुअलिटी को परमिट किया तो अब शादी का ही परमिशन मांग रहे हैं। तो केस गया सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इतना तो दे दिया, ठीक है, शादी करने की जो बात है ना, हमसे ना मांगो। ये पार्लियामेंट लॉ बनाए, पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट कानून बनाए, वो डिसाइड करा, ये पार्लियामेंट पर छोड़ दिया, हम पर नहीं। हमें रहने दो, इससे इतना दे दिया, इतना बहुत है। अब क्या चाहती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती थी? दे सकती थी, लेकिन वही अपना बिल, हो सकता है कि इसके बारे में 10 साल बाद पिटीशन जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसको परमिट कर दे कि दे आर आल्सो हैविंग राइट टू मैरी, और पार्टनर चूज कर रहे हैं तो शादी भी करने का इनको राइट है ताकि लीगलिटी मिले इसको। तो ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सेम सेक्स कपल के लिए वो शादी के लिए जो प्रोविजन डाला जा रहा था, इनको किस पर डाल दिया?
पार्लियामेंट पर। अब बता दूं, देखो अगर होमोसेक्सुअलिटी को परमिट किया गया, अनक्रिमिनलाइज किया गया, डीक्रिमिनलाइज किया गया, अनक्रिमिनलाइज डीक्रिमिनलाइज किया गया, क्रिमिनल स्टेटस से उसको हटा दिया गया, अगर ये काम पार्लियामेंट करती तो कंट्री में कितना बवाल होता पता है? पता है? सुप्रीम कोर्ट ने किया तो चलो चल गया, अगर पार्लियामेंट करती तो कितना सीटें बीजेपी लॉस करता है पता है? पार्लियामेंट करती मतलब जिसकी सरकार है वो करती, सरकार बीजेपी के है, बीजेपी का तो है धर्म जो रहता है मुद्दा, संस्कृति, सभ्यता, भारतीय संस्कृति, तो कहीं ना कहीं ये क्या भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है, नेचर के रूल के अगेंस्ट है, मेल मेल में सेक्स शादी करना, रिलेशन बनाना, ये नेचर के अगेंस्ट है, कहीं हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता, ये कहने का मतलब ऐसा बोलेंगे लोग, ऐसा व्याख्या करेंगे ना, तो ये अधार्मिक गतिविधियां है, तो ऐसे में बीजेपी को कितना वोट लॉस होता, कितने सीटें हारती, लेकिन लोकसभा इसने सुप्रीम कोर्ट ने किया तो कोई बात नहीं है। तो यही है डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में कभी कभी आपको अच्छा डिसीजन में चाहकर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी क्या थिंकिंग सोचती है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब देखो ये जो डिसीजन लिया है जिसको भी बेनिफिट हुआ, तो क्या इनकी पॉपुलेशन 20 करोड़ 30 करोड़ है क्या इंडिया में? कुछ हजार या कुछ लाख ही होगी ना, तो इनको जजमेंट देने के लिए, इनको खुश करने के चक्कर में कितने लोगों को नाराजगी होता है, तो जो वोट देने वाले होते हैं, जो जिताने वाले, वो लोग नाराज होते, तो अल्टीमेटली क्या होती? लॉस होती, चाहकर भी गवर्नमेंट ले सकता है डिसीजन। तो डेमोक्रेसी में यही तो डिमेरिट है कि माइनॉरिटी जो कम पॉपुलेशन वाले लोग हैं उनको घाटा में हो जाता है, क्योंकि सरकार उनकी चिंता नहीं करती कि वोट दे या ना दे, हमें क्या मतलब फर्क पड़ता है, ना देंगे तो भी जीतेंगे, देंगे तो भी हम जीतेंगे, क्योंकि सपोर्ट हमको ज्यादा लोगों का चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ज्यादा वोट चाहिए। समझ में आया? चलो, तो कभी डेमोक्रेसी अच्छी भी है, कभी डेमोक्रेसी गलत खराब भी हो जाती है। ये जो है इसमें जो जजमेंट दिया था, इसमें हमारे ये सब नौतेसी जोहर में जो जजमेंट देने वाले जज थे, तो इसमें एक फीमेल को भी रखा गया, फीमेल भी थी, और बाकी सबका नाम जानते ही हो, सबका नाम बता दिया है, दो का नाम पहले ही बताया था, इनका नाम और एस के कौल, और ये फीमेल कौन सा है? फीमेल ये है इंदु मल्होत्रा या हिमा कोहली, शायद हिमा कोहली, हिमा कोहली है, इंदु मल्होत्रा नहीं, हिमा कोहली है। कौल साहब, चंद्रचूड़ साहब, एंड एक है जस्टिस सापड़े हैं, जस्टिस अग्रवाल, एंड एक और का नाम कुछ ऐसे ही है, कुछ महेश्वरी है या क्या है कुछ, चलो कोई बात नहीं। अब देखें नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो ये केस जो मैंने बताया था हाई कोर्ट में जब गया था, उसे मुरलीधरन और एपी साहब जो थे उन्होंने इसको क्या किया था, सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था, लेकिन इनके जजमेंट को बाद में ओवरटर्न कैसे हुआ, ये सुरेश कुमार में, और इसमें सीजीआई तो मैंने रखा है इनका नाम सतशिवम, भले सीजीआई थे पर ये बेंच में ये सतशिवम नहीं थे, जस्टिस मैंने सिंघवी का नाम लिया एंड जस्टिस मुखोपाध्याय का नाम लिया। जो बातें मैंने बोली है ऑलरेडी यहाँ नोट्स के फॉर्म में मेंशन है। तो इससे आगे अब बढ़ा जाए, ये है आपके एपी शाह जी, एपी शाह जी नहीं, एपी शाह साहब बोलना चाहिए, इन द सेंस मैं बता दूं डिफेंस का जो है ना, सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विस में क्या है, तो डिफेंस सर्विस में जो नॉन गेस्टेड पोस्ट, नॉन गेस्टेड नहीं कहूँगा, नॉन कमीशन रैंक वाले जो होते थे, जैसे हमारे होते थे वहाँ वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, उनको हम ले, किसी का नाम है प्रदीप कुमार ऐसे, या प्रदीप शर्मा, तो प्रदीप शर्मा साहब हम लोग बोलते थे, हम ऑफिसर लोग उनको प्रदीप साहब ये कर दीजिए, वो साहब वर्ड करके आपको एड्रेस करना है वहाँ। सिविल में क्या है, साहब तो ऑफिसर को बोला जाता है, हम ऑफिसर सिविल में गए तो हमें बोलेंगे विकास साहब, हम जैसे नीचे वाले जो नॉन कमीशन या नॉन गेस्टेड वाले हैं, जैसे एक क्लर्क महेश शर्मा साहब हम नहीं बोलेंगे उनको, वो हमें बोलेंगे विकास साहब। वहाँ ये डिफरेंस है सिविल सर्विस में और डिफेंस सर्विसेज में। तो मुझे भी शुरू में था डिफेंस वाले जो हैबिट थी, मैं सिविल में आने के बाद मुझे भी रहा साहब ऐसे बोलने का, तो सामने वाले को थोड़ा अजीब सा लगता था, ऐसे बोलते हैं ऐसे, तो वहाँ जो चलती है वहाँ। और आर्मी में क्या है, आर्मी में बाबू बोलते हैं,
जो ऑफिसर होते हैं जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए या ब्रिगेडियर हो गए, जो भी है, वो सूबेदार मेजर, इनको जो एड्रेस करना है, किसी का नाम है मोहन शर्मा एक पल के लिए, तो मोहन बाबू बोलेंगे, बाबू कह के एड्रेस किया जाता है, बाबू। और एयरफोर्स में साहब कह के एड्रेस होता है। किसको साहब कह के एड्रेस करते हैं? ऑफिसर में नहीं, नॉन गेस्टेड पोस्ट में जो है उनको ऐसे। और नॉन गेस्टेड में पार्टिकुलरली मतलब नॉन, वो भी गेस्टेड ही हो जाते हैं अल्टीमेटली, जैसे नॉन कमीशन कहना है, नॉन गेस्टेड नहीं, क्योंकि उनकी भी 25 साल 30 साल की सर्विस के बाद उस पोस्ट पर आते हैं। तो एज में हम ऑफिसर से कहीं एज में तो ज़्यादा ही होते हैं भाई, यंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट उम्र भी तो उनको कहो कि वो लगभग 50-55 वाले एज के होते हैं। हम ऑफिसर जो बन के गए हैं तो कितनी एज होती है यार, 22 साल 23 साल 24 साल ऐसे एज होती है। तो वहाँ है कि साहब, हम यंग ऑफिसर नहीं, हम हमारे जो 58-60 साल के जो ऑफिसर है ना, वो भी अगर उन 58-59 वाले सेम एज वाले को भी अगर एड्रेस करेंगे, सेम एज वाले नॉन कमीशन रैंक वाले को, तो भी मतलब ऑफिसर को एड्रेस करेगा बाबू या साहब करके, एयरफोर्स में साहब करके, नॉन कमीशन रैंक वाले पर्सन को, समझे? इसलिए मुझे साहब साहब मैं बोल देता हूँ ऐसे। और एज ए रेस्पेक्ट भी लगता है यार कि एपी साहब बहुत बड़े जज रहे, तो अच्छे जज भी रहे और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इनको नहीं लाया गया या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। और इनको बारे में ये तो पता ही है, मुरलीधरन। और ये हैं जस्टिस पी सत्सीवन, उसमें इंडिया के सीजेआई रहा करते थे। और ये रिटायर्ड जब हुए तो इनको केरला का गवर्नर बनाया गया था। जब रिटायर हुए थे तो उसमें पेपर में आता था कि मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं एग्रीकल्चर खेती करना चाहूँगा, मैं आप चाहूँगा रिटायर होने के बाद अपने गांव में जाऊँ और वहाँ मैं खेती करूँ। वाकई में उन्होंने खेती कितना किया कितना नहीं किया, आई डोंट नो। और इनके जो इस कलर है, इसको ल्यूकोड्रामा कहा जाता है, विटिलिगो कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं, ऐसे ऐसे आता है। कभी मैं लेक्चर लूँगा, मैंने आपको बोला था, कभी डिमांड रहेगी तो मैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा, कैसा ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, ट्रीटमेंट है या नहीं है, किसको ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो कभी समय आएगा तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ये देखो जनरली सोसाइटी में ये क्या है ना कि जिसको वाइट पैचेज है ना, उसको क्या बोलते हैं, लेप्रोसी मानते हैं। लेप्रोसी मतलब जिसको यहाँ हिंदी में बोलते हैं कूड़, और उससे लोग छुआछूत करते हैं कि इस टच करने से फैल जाएगा। लेप्रोसी एक कूड़ की बीमारी है, शरीर गलेगा धीरे पर। कोई जरूरी नहीं है कि जिसको वाइट पैच हो वो लेप्रोसी ही हो। वाइट पैचेज के और भी कॉज होते हैं, जो जैसे किसी को गाल में सिंपल व्हाइट पैच हो, बच्चों को होता है टायरियसिस अल्बा बोला जाता है, पीठ पर व्हाइट पैच छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टायरियसिस वर्सिकोलर या टीनिया वर्सिकोलर बोलते हैं। लेकिन सब लोग जहां व्हाइट धब्बे थोड़े से हो गए तुरंत घबरा जाते हैं, कहीं कूड़ तो नहीं है ना, क्योंकि लोगों को मन में रहता है कि ये कूड़ एक बार हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, और ये दाग फैलते ही जाना, पूरे शरीर को हो जाता है। समझे? तो ये नाम इनका ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था, दो जजेज थे। तो ये दो जजेज थे, एक सिंघवी साहब है वे, एक है गंगोपाध्याय साहब, जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट में जजमेंट दिया था। अब है कृष्ण कुमार, अगला है कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो ये थोड़ा बैकग्राउंड, ये जजमेंट कब आया था 2017 का, और इसमें जजेस कौन थे? तो अगर तीरथ सिंह ठाकुर है 2017 में, तो सीजीआई तीरथ सिंह ठाकुर ही रहे होंगे। एंड उसमें उसके अलावा बोबडे, चंद्रचूड़ साहब, गोयल, ललित, ये बड़े साहब, सब 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 पर्सनालिटी थे इसमें। देखिए इसका बैकग्राउंड क्या था कि पहले बिहार में क्या था कि मध्यमा बोर्ड था, मध्यमा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड कहते हैं। 9-10 तक का वहाँ पढ़ाई होती थी। तो मैट्रिक का एग्जामिनेशन तो बिहार स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड से देते हैं, सीबीएसई से देते हैं, और आईसीएसई बोर्ड से देते हैं, और एक माध्यमा स्टेट का माध्यमा संस्कृत बोर्ड कहते हैं। सिलेबस में ऐसे नहीं कि फुल्ली संस्कृत ही पढ़ना होता था, संस्कृत होती थी, बाकी हिंदी इंग्लिश मैथ ये सब सब होता था। माध्यमा बोर्ड में ये देखा जा रहा था कि वो जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, अप टू डेट मार्क में टीचर की कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है, और हम इसको उतना अच्छे तरीके से माध्यमा बोर्ड सही तरीके से चल नहीं रही है। सिर्फ पैसे दो, एग्जाम दो, नंबर लाओ, खूब भर भर कर मार्क्स मिलता था माध्यमा बोर्ड में। तो गवर्नमेंट ने, और माध्यमा
गवर्नमेंट बॉडी ने, गवर्नमेंट का नहीं था, ये प्राइवेट था, लेकिन उसको एफिलिएशन मिला हुआ था कि आप है जो 10th का एग्जाम, 10th बोर्ड का एग्जाम है के लिए एलिजिबल हो, कंडक्ट करवा सकते हो। और वो मार्क्स को ऑथेंटिक माना जाता था, जो आपका जो सर्टिफिकेट देंगे तो उस बेसिस पर आप है जो फर्दर कॉलेज में एडमिशन कर सकते हो +2 के लिए। उसमें इंटरमीडिएट कहा जाता था, 11 12 नहीं, इंटरमीडिएट होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, माध्यमा बोर्ड को जो है इसको देखें, इसको नेशनलाइज करने का मतलब उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, फुल्ली अपने कंट्रोल में। ठीक है, अपने कंट्रोल में लेने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया, करके लिया, और बार बार रिपीटेड ऑर्डिनेंस लाकर कभी भी असेंबली में, बिहार में तो दोनों हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पर असेंबली और काउंसिल में, स्टेट लेजिस्लेचर में बिल लाकर उसको एक्ट नहीं बनाया गया। रिपीटेड कई बार बीच बीच में जब सेशन में नहीं तो ऑर्डिनेंस लाके 6 महीना चलाए, फिर बाद में ऑर्डिनेंस ला जाए, ऐसे क्या। और बिल नहीं ला रहे थे, पता था कि अगर लाऊंगा तो हो सकता है कि काफी ये बिल पास ना हो, ग्राउंड यही लगेगा, तभी तो डर था ना। तो ऐसे किया गया ऑर्डिनेंस लाकर। दूसरी बात, उनके स्टाफ जो भी एम्प्लॉय थे, तो उनके एम्प्लॉय ने भी बाद में जो कोर्ट में पिटीशन डाला कि अब इसको नेशनलाइज कर दी, नेशनलाइज मतलब उसको आपने अपना अंडर कर लिया, तो हम एम्प्लॉय को जो भी हो, या तो हम भी आपके ही हो गए, मतलब इंस्टीट्यूट को ऊपर आपने कब्जा कर लिया, आपने ले लिया, तो हम भी अब सरकारी एम्प्लॉय हो गए। और किसी को सरकारी एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी आप से वहां से हटाओगे तो कोई ग्राउंड रहे या कोई कंपनसेशन देवो, ये सबसे रिलेटेड मैटर था। तो इसके लिए एक कोर्ट में पिटीशन ले गया। तो मैटर सिर्फ उनके कंपनसेशन से या उनके सरकारी नौकरी से नहीं था, मैटर था कि रिपीटेड ऑर्डिनेंस जो लाया गया, अब मैटर इसका भी हो गया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर सवाल था, सिर्फ उनके क्लेम पर भी नहीं, उन पर्सन का कि हमें भी सरकारी भत्ता, जो भी अलाउंस है, जो सरकार, जो भी बेनिफिट पेंशन हमें भी मिले, हमको रेगुलराइज कर दो, हम भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, परमानेंट सरकारी नौकरी वाले बाबू हो गए। सिर्फ इतना ही डिमांड नहीं, आगे बाकी 8 मैटर को भी सुना गया, समझे, इसलिए इतनी बड़ी बेंचेस थी। तो अब ऑर्डिनेंस के लिए जो होगा, जो भी जजमेंट आएगा ऑल ओवर कंट्री में अप्लीकेबल होगा। और ऑर्डिनेंस तो हर जगह, हर स्टेट में लेजिस्लेचर ऑर्डिनेंस पास कर रही है, गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चर्चा कहीं ना कहीं होगा, मैं बताऊंगा। तो बैकग्राउंड देख लो, यही था। गवर्नमेंट पास द क्या है, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बिहार पास द स्टेट नॉन गवर्नमेंट क्या है, संस्कृत एकेडमी, इसका ऑर्डिनेंस का नाम है, ये है 1988-89 का ही बात है। एंड 429 क्या थे, प्राइवेट संस्कृत स्कूल थे, तो उनको क्या क्या कि संस्कृत लर्निंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन कंसिडरिंग गवर्नमेंट ओवरसाइड, अब उस पर गवर्नमेंट का देख रेख रहेगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। दिस ऑर्डिनेंस commanded that a state government step into and take over the task carried out by the teacher and other staff member of the school। तो स्टाफ मेंबर जो टीचर जो टास्क अब निभाते हैं, अब गवर्नमेंट निभाएगी, अब या तो अपना अपॉइंट करे या उन्हीं को रखे, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस में डाल किया दिया। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ नियत क्या था, उनको थोड़ी सबको रखने का था, उनको हटा कर अपना अपॉइंटमेंट करने का, स्टाफ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज अपने अंडर। तो numerous additional ordinances were enacted after the first one, but none of them were put forward to the state legislature or encompassed in any legislation। कोई भी या कोई भी उसके लिए कोई कानून भी नहीं लाया गया, ना ऑर्डिनेंस को, उसी ऑर्डिनेंस को परमानेंट करने के लिए, मतलब लेजिस्लेट करने के लिए असेंबली में या काउंसिल में भी नहीं लाया गया उस ऑर्डिनेंस को। उस ऑर्डिनेंस को मतलब असेंबली में रखा भी नहीं गया कभी, और या उस ऑर्डिनेंस को जो से रिलेटेड जो लॉ लाया इन्होंने, तो ऐसा लॉ हम असेंबली के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा हम लॉ लाकर हम उसको एक कानून बना दे, एक्ट बना दे, तो ऐसे भी एफर्ट नहीं किया गया। इन लाइट ऑफ दीज ऑर्डिनेंसेस, फैकल्टी एंड अदर स्टाफ मेंबर ऑफ दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबमिटेड रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट किया इन पटना हाईकोर्ट में, अटेम्प्टिंग टू बी गवर्नमेंट वर्कर, अब हम गवर्नमेंट वर्कर हो जाना चाहिए, हो गए, एंड आस्किंग फॉर द गेटिंग रीइंबर्समेंट ऑफ सैलरी एंड एडिशनल टाइप ऑफ कंपनसेशन। तो जो भी सैलरी हो या कंपनसेशन, उतना दिन हमको नौकरी में, हमको या तो नौकरी उनकी कुछ दिन के लिए चली गई होगी,
या कोई जहाँ भी कंपनसेशन का प्रोविजन हो, या सैलरी बहुत दिन से रुका हुआ होगा, तो वो सबकी डिमांड की गई। और हमको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर करके सिर्फ टेम्प्रोरी एम्प्लॉय कंसीडर ना किया जाए, तो इसके लिए जो था पिटीशन गया। तो ये जस्टिस, ये सब जो थे, चीफ जस्टिस बोबडे, नागेश्वर राव, लोकूर, यू ललित एंड आदर्श कुमार ए के गोयल, यू ललित, बोबडे साहब एंड ठाकुर, जस्टिस टी एस ठाकुर एंड एम बी लोकूर। देखें तो इतने जजेस का बेंच था, 3 4 5 6 7। जजमेंट क्या आया? जजमेंट क्या आना है पता ही है, जजमेंट क्या आ सकता है। कुछ केसेस में है ना, आपको जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाती है ना, पहले से पता चल जाता है कि इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट क्या देने वाली है। या जब आर्गूमेंट चलती है तो जजेस के हाव भाव से, या जजेस जो बीच में जो बोलते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि जजमेंट क्या आने वाली है मैक्सिमम केसेस में। देखिए अनडेबल रूल बेंच रूल क्या किया, दैट अनइम्पेंडेड रीप्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बिकेम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, किसमें? इन्हें 5:2 के जजमेंट हुई तो 7 में से 5 लोगों ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, 2 ने अगेंस्ट में माना। वही आर्टिकल 220, देखो यूनियन प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस का पावर जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल 123। एंड इसी डिजिट को मैंने पहले बताया था कि हेर फेर किया गया, 123 से बना ही है 213। ये है गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये आर्टिकल इसमें मेंशन है। तो कुछ नहीं, but the promulgating new ordinances without first introducing them before the legislature is detrimental to democracy। बाकी डेमोक्रेसी के लिए detrimental है, क्योंकि ऑर्डिनेंस एक लॉ है, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, ना कि गवर्नर और प्रेसिडेंट का नहीं। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, ना कि लेजिस्लेट करना, कानून बनाना काम लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर हालांकि ये सब भी लेजिस्लेचर के ही पार्ट है, मंत्री जो है ऑलरेडी असेंबली या पार्लियामेंट के पार्ट है, उसके मेंबर ये भी हैं, लेकिन और उन सब लोगों का मिलकर काम है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका काम है एडमिनिस्टर करना, इनका काम है वो जो कानून बनाया गया उसके अनुसार से चलाना, सरकार चलाना, ना कि कानून बनाना। वही सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, पावर ऑफ द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेसी। बाकी देखो कोर्ट प्लेस स्पेशल फोकस ऑन द, क्या एक केस आएगा डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ऑलरेडी ऐसा केस आ गया था जिसमें जजमेंट दिया गया था, which found that repromulgation of regulation was considered an infringement of the constitution। डीसी वाधवा वर्सेस बिहार का ऑलरेडी 1986 का जजमेंट ऑलरेडी आ चुका था कि बार बार ऑर्डिनेंस आप ऐसे प्रोमलगेट नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर है, जो इमरजेंसी में ही या पार्लियामेंट या लोकसभा राज्यसभा जो हो या असेंबली सेशन में ना हो, और ऐसा सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहा हो तो ही आप लाए। अर्जेंसी है, मैटर अर्जेंसी है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है तो ही लाए। ऑलरेडी जजमेंट ऐसा आ चुका था, लेकिन सरकार माने कहाँ। जजमेंट होने के वजह, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि आयर कोहलियो में क्या डिसाइड हुआ था कि इससे पहले केशवानंदा भारती में बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू होगा, 9th शेड्यूल में जो गया फिर उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, मिनरवा मिल में भी बोल दिया गया था, वामन राव में भी बोल दिया गया। फिर भी 9th शेड्यूल में बार बार गवर्नमेंट एक्ट डालते जा रहे थे और ये ग्राउंड देते जा रहे थे कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो आयर कोहली वाला केस में फिर से वो इसी बात को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया। क्या बकवास चल रहा है, उतना बार से मैं क्यों चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी आप है जो ये क्या बोल रहे हैं 9th शेड्यूल उसमें एक्ट लाते हो, कहते हो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा और कुछ भी लाते हो। तो केशवानंदा भारती के जजमेंट के बाद जो भी एक्ट आप 9th शेड्यूल में डालोगे उसका जुडिशियल रिव्यू होना ही होना, न्यायिक समीक्षा होना ही होना है। तो डीसी वाधवा का केस ऑलरेडी था ही, लेकिन सरकार मानने को कहाँ तैयार। तो ऊपर से देखो फिर कंपनसेशन की बात हुई तो सरकार कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट कंपनसेशन की तो दिलवाएगी। कोर्ट तो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के लिए होती है, लोगों की भलाई के लिए होती है। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी से सरकार को मतलब नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट को मतलब नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ, कानून को फॉलो करती है, नियम को फॉलो करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कानून के अनुसार। साथ में
रीजनेबल है कि नहीं है का नियम, ये कानून रीजनेबल है कि नहीं, जस्ट फेयर है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो इसमें देखिए, कंपनसेशन डेट वाज प्रीवियसली पेड बाय द गवर्नमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकुपरेटेड। देखो शुरू में गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन में दिया था, जैसे कुछ लोगों को हटाया था, हटाने के बाद फिर कुछ को परमानेंट कर दिया, ये तो कंपनसेशन जो दिया है रिकुपरेट मतलब वापस नहीं लिया जाना चाहिए फ्रॉम द टीचर से, even though the court decision determined that all the ordinances, अब ordinances पर आगे, are composed of infringement on the constitution due to fact that क्या fact है, that they fail to be submitted to the legislature, ये लेजिस्लेचर में इसको सबमिट नहीं किया और इसके लिए कोई कानून बनाया नहीं, परमानेंट लॉ नहीं बनाया, ऑर्डिनेंस को रीप्रोमलगेट करते गए जो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। तो यहां तक रहा ये। लिखने में जो बातें समझा दी, मेन फैक्ट बता दिया, जो कंटेंट इसमें है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। केस नाम किससे रिलेटेड था, डेट्स इट, वो तो आपके समझने के लिए है, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं बताऊंगा, खाली मैं भी अगर शॉर्ट में लिख दूं सिर्फ ना, तो पता नहीं चल पाएगा, क्लियरिटी नहीं आएगी उसमें। क्लियरिटी या क्लैरिटी बोलते हैं, CLAR, मैंने शुरू में ही बताया, क्लैरिटी। क्योंकि मैं जब वहाँ साउथ में था तो नॉर्थ में क्लियरिटी बोल देते हैं, लेकिन होता है एग्जैक्टली रियल में क्या होता है, क्लैरिटी होता है, क्योंकि पहले लिखा जाता CLARITI, क्लैरिटी। हम लोग क्लियर बोलते हैं तो क्लियरिटी बोल देते हैं, होता है क्या, क्लैरिटी। देखिए अब नेक्स्ट केस आएगा आपका, दो शख्स है, कौन, नाम पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी दिल्ली का केस है वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल, और ये कौन है, जस्टिस लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, BK सक्सेना। मैं बता दूं, ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा क्या है, कंटेंट बहुत सारा है, समझने में सिंपल शॉर्टकट बात, पहले सिंपल शॉर्टकट में बता दूंगा, कंटेंट तो आता रहेगा। देखो ये है मैटर क्या था, यहाँ जजमेंट 2018 का जजमेंट है, फिर जजमेंट एक आएगा 2023 का जजमेंट आएगा, फिर आएगा कि कैसे पार्लियामेंट ने इसके रिलेटेड एक्ट लाया, बिल लाया और एक्ट बना। शुरू में जो मैटर बार बार चल रहा था ना इसे कि ये क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसे कि 239A कैपिटल ए में प्रोविजन है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको जो है असेंबली जो प्रोवाइड किया गया कब, 1991 में, 1991 में इसको कुछ अपना पावर दिया गया, इसके लिए अपना एक्ट बना, ठीक। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो प्रोविजन था, साथ में था कि लैंड, पुलिस, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, ये 3 सब्जेक्ट पर किसका कंट्रोल होगा, सेंटर का। ये भले स्टेट सब्जेक्ट में है, लेकिन इन पर बाकी स्टेट लिस्ट के जितने सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में वो दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, और 3 सब्जेक्ट तो है। फिर उसके बाद मैटर आया क्या कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, क्या ये ड्यूटी बाउंड है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर चले, जैसे गवर्नर जैसे ड्यूटी बाउंड होते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एडवाइस मानना है उनको, जो फाइल दिया जाए साइन करना ही करना है, उसमें बार बार रिटर्न कर सकते हैं, फिर दोबारा जाए तो मैंडेटरी साइन करना ही करना है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी क्या ऐसा ही प्रोविजन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना चलते, ये यूनियन टेरिटरी स्टेट नहीं है, तो अपना मनमाना चला रहे थे, फाइल पर साइन न करे, या कोई फाइल को रखे कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रख रखा है, साइन कर नहीं रहे हैं। तो ये बार बार मैटर चल रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना पावर दिखा रहे थे कि हमारा पावर ज़्यादा है, हम स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब मैटर ऐसा चल रहा था मैटर, ठीक है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी हो रहा था कि कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड है चीफ मिनिस्टर।
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना था कि भाई यूनियन टेरिटरी है, हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है यूनियन टेरिटरी पर कंपेयर टू स्टेट के कंपेयर में। तो फाइल पर अप्रूवल नहीं दे रही थी, तो मैटर हर बार है जो कोई काम में डिले हो रहा था, तो ये मैटर गया कोर्ट में। कोर्ट ने माना कि सिर्फ लैंड पुलिस वो वाला सब्जेक्ट है, उस पर मान सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो सकता है। बाकी जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उस पर जो है जो भी फैसला लिया जाएगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय जो चीफ मिनिस्टर, उनके एडवाइस को मानना ही मानना है, बाइंडिंग है इन पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पर। क्योंकि जो गवर्नमेंट जो सरकार है, जो जिसकी सरकार बने, आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस के वाटीवर, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेवारी है उनकी, उनको जवाब देना है। परफॉर्म बेटर नहीं करेंगे तो इनको हटा देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या, इनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी रखे कभी भी हटा दे, इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। इनको 5 साल बाद इलेक्शन लड़ना नहीं है, लोगों को जवाब नहीं देना है, लोगों के बीच में इनको जाकर अपियर नहीं होना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो एडवाइस पर है वो बाइंडिंग है इन पर। ये जजमेंट में ये मैटर आया था, समझ में आ गया? ठीक, अगला जो केस जजमेंट जो आएगा, केस आएगा क्या, क्योंकि फाइल जो बार बार अटका रहे थे ना, ये अपना आपको दिखा रहा था कि मेरे पास पावर ज़्यादा है और मैं हर चीज़ में इंटरफेयर कर सकता हूँ, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी उसमें जो एक्ट बना हुआ था, इसलिए। दूसरी बात, आगे 2023 का जो केसेस जाएगा उसमें क्या कि बहुत सारे मैटर में से की था क्या कि जो स्टेट में जो सिविल सर्वेंट हो गए ना, उनका ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, ये सब पर पावर किसका ज़्यादा होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का होगा, या किसका, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, या दिल्ली में जो सेंट्रल एम्प्लॉय जो हैं उन पर कोई एक्शन लेना है, ठीक है? तो सेंट्रल एम्प्लॉय मतलब काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उन पर एक्शन लेना, उस पर किसका होगा कंट्रोल? इसके अलावा सिविल सर्वेंट का तो बता दिया मैंने, साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है ना, कुछ कुछ अलग दिया गया, स्पेशल एक्ट में मेंशन था, एनसीटी के लिए जो एक्ट बना हुआ था, कि इनको अपना डिस्क्रिशन है कि कुछ जो मैटर है जिसके रिगार्डिंग इनको कुछ लगता है डाउट, तो मैटर है जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकता है। जैसे गवर्नर कैसे है, जहां मैटर जो बिल लार्ज पब्लिक मास को अफेक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है, या इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है, वैसे बिल को रिजर्व रखती है ना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। तो ऐसे इनके केस में क्लैरिटी नहीं था कि कुछ मैटर जो है, कुछ मैटर अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार से एक रिजर्व रख सकती है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है? अब कौन सा मैटर, अब ये क्लियर, कुछ मेंशन क्लियरली नहीं था, तो ऐसे बात में बहुत सारे मैटर को एलजी क्या करे, कहे कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रोक कर रखे, फाइल क्लियर ही नहीं करे कि इसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। तो फिर दिल्ली का वो मैटर उठा हुआ, सरकार हमें चलानी है, कैसे चलानी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो हमें कोई करप्शन भी करे सेंट्रल एम्प्लॉय, तो हम उस पर एक्शन नहीं ले रहे, कोई कमेटी बैठा रहे हैं उनके अगेंस्ट पे, तो उस पर भी करा कि ये एलजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेंगे। कोई फाइल उनके पास भेजते तो हर बहाना लगा देते हैं कि प्रेसिडेंट कंसीडर करेंगे, ये प्रेसिडेंट के थिंकिंग इसमें सोचने की बात है। इनको अपना डिस्क्रिप्शन, एलजी का डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि अपने सोच विचार से, अपने जजमेंट से ये फैसला ले सकते हैं कि ये फाइल को हम रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। तो ये सब बातें ऐसे ऐसे बार बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ टकरार चल रहा था। अल्टीमेट पर्पस लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रहता था कि सरकार को सही तरीके से मत चलने दो, मतलब अच्छा काम जो कर रही है तो पब्लिक वेलफेयर से ही हो सकता है, उसमें सरकार मतलब मिनिस्टर कमाए या जो कमाए, बेनिफिट कुछ कमाए, लेकिन अल्टीमेटली लोगों का वेलफेयर हो रहा हो, ताकि इनका जो क्रेडिट ना मिले। अच्छा काम करोगे तो लोग खुश रहेंगे ना इस गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट से खुश रहेंगे तो वोट इन्हीं को देंगे, तो कैसे ना कैसे अल्टीमेट पर्पस क्या रहेगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये गवर्नमेंट को हटाओ, हमारी पार्टी मतलब सेंटर में जिसकी पार्टी, हमारी पार्टी नाम नहीं बोलूंगा, उनकी गवर्नमेंट बने। तो हर में बार इतना ऑब्स्ट्रक्शन करो कि कुछ भी मेजर काम लोगों के वेलफेयर के लिए हो, रोड का काम हो, हेल्थ का काम हो, कर ही नहीं सके। दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, डॉक्टर के सैलरी के लिए अप्रूवल का फाइल हो तो रोक कर रखे, तो 2 महीना 4 महीने से दवाई हॉस्पिटल में या
मोहल्ला क्लिनिक में अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग क्या होंगे, बोलेंगे क्या यार कैसा मोहल्ला क्लिनिक है, जब जाओ तो वहाँ लाइन लगा के मैं जाता हूँ, दवाई ही नहीं रहता है। तो और तो ऐसे केस में लोग नाराजगी जताएंगे। अगर बिल सही से टाइम पर फाइल चालू कर दे, पैसे अप्रूव हो, दवाई पहुंचे, तो क्रेडिट किसको मिलेगी, एलजी को थोड़ी मिलेगी, क्रेडिट किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी को मिलेगा, तो वोटिंग उसको मिलेगी नेक्स्ट इलेक्शन में। इतना परेशान किया जा रहा था। देखो वहां दिल्ली में जो गवर्नमेंट चेंज हुई ना, सरकार ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, लोगों का एक्सपेक्टेशन और भी था, गवर्नमेंट करती भी थी, लेकिन इतना ऑब्स्ट्रक्शन एलजी की तरफ से, इतना एलजी ने कहीं ना कहीं एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट के तौर पर पूरा काम किया। वो एज ए ह्यूमन के तौर पर, एज ए ब्यूरोक्रेट छोड़ो, एज ए पब्लिक ऑफिस छोड़ दो, एज ए ह्यूमन के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। उनको हर बार डाउट रहता है कि अरे भाई करप्शन करेगा तो उस पर ध्यान रखो ना, लेकिन इतना अड़ंगा लगाया। अगर वो वाकई में लोगों को अच्छा के लिए चाहते ना तो उतना अड़ंगा नहीं लगाते, मैं बता दूं क्लियर। वीके सक्सेना ऑलरेडी वो भी एक ब्यूरोक्रेट रहे, तो देखो ब्यूरोक्रेट रहे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं बायस रहे मतलब जिन्होंने इनको अपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनके फेवर में रहे, न्यूट्रल ब्रॉड थिंकिंग वाले, ब्रॉड माइंडेड वाले पर्सन नहीं रहे। देख सकते हो तुम खुद, जजमेंट आएगा कैसे कैसे पंगे हो रहे थे, खुद आपको खुद पता चल जाएगा, तो ऐसा लगेगा आपका। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे आदमी रहे, खराब, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, पर जो उन्होंने किया उसको मैं दिखा रहा हूं, आप खुद इससे रियलाइज हो जाएगा। हो सकता है कभी वो सुने तो उन्हें लगा कि निंदा किया जा रहा है, अल्टीमेटली देखो हो क्या रहा था, उन्होंने किया था। अब ग्राउंड दे सकते हैं कि इनके सारे मंत्री करप्ट है, चोर है, हर चीज में पैसा कमाते, आप उस पर कंट्रोल करते, लेकिन इसका मतलब क्या, उसको चक्कर में है जो कुछ अच्छा काम ही नहीं होने दो। तो ऐसा चला। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इसमें भी जजमेंट दिया था। अगला वाला जो मैटर 2023 वाला जो मैटर बताया, डिफरेंट फाइल कमेटी बैठाना है, इंक्वायरी कमेटी, ये और सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट करना हो तो अपॉइंटमेंट ट्रांसफर, उसमें भी सब में काफ़ी परेशानी की। उसमें भी दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्टेड ये हैं, लोगों ने चुना है, इनको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर कैसे करना है, किसके खिलाफ इंक्वायरी करना है, इनकी जिम्मेवारी है सरकार सही तरीके से चलाना, तो इनको जजमेंट दिया इनके सपोर्ट में। अब है कि सेंटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सेंटर ने क्या किया, क्योंकि पार्लियामेंट, दिल्ली गवर्नमेंट जो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो सेंटर लॉ बना सकती है। सेंटर ने वहां बिल पास करवाया लोकसभा में, उसको एक्ट बनाकर अब ऐसा सिस्टम कर दिया कि सबसे मेन पावर, अब कोई भी फाइल जाए, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग सब पर हो जाए एलजी का पावर, एलजी का अप्रूवल, एलजी हाँ बोले तो ही आगे फाइल बढ़ेगी, ना बोले तो ना। कितना भी कमिटी बैठ जाए, आएगा कमिटी कि चीफ सेक्रेटरी का और चीफ सेक्रेटरी और आएगा आपका कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर, इसकी कमेटी कुछ आएगी, ये डिसीजन कुछ भी ले, मैं फाइल फिर जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरी नहीं है कि उनको अप्रूव करें ही करें, इसमें इनका डिस्क्रिप्शन होगा, चाहे तो अप्रूव करें, मतलब हर हाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतना पावर ऐसा दे दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो ही अप्रूव हो, ना चाहे तो आगे अप्रूव ना हो, फाइल आगे बढ़े ही नहीं, कंसेंट दे या ना दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपना सोच अपना डिस्क्रिप्शन, मतलब किसके इशारे पर चलेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेंटर, कहीं का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेंटर जो बोलेगी, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है, उनको चाहे तो एक पल में हटा भी सकती है, उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं हटाने का, तो वो उनके मर्जी पर है ना। तो अगर कुछ भी मेजर डिसीजन लेना तो किससे पूछेंगे, किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट, मतलब प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे हर बात में, या होम मिनिस्टर को, उनसे पूछेंगे एक करूं कि ना करूं, वो करूं कि ना करूं। तो ऐसा पोस्ट रखकर भी क्या फायदा, ऐसी नौकरी करके भी क्या फायदा यार, जब आप तुम दिल से काम नहीं कर रहे हो, जब तुम मरोगे, कोई भी मरेगा आदमी, तो उसको ऊपर वाला भी देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या कर रहे हो थे बच्चा, तुमको उतना नॉलेज दिया, उतना ब्रेन दिया, उतना दिमाग लगा दिया, उतना एजुकेटेड बनाया, उतने बड़े पोस्ट तक तुमको पहुंचवाया, तुम सही से इस्तेमाल नहीं की। इस पर भी सोचे आप इस पर रहोगे, आपके बच्चे अगर ऐसा बनाओगे, ऐसा करेंगे तो क्या कहोगे, यही कहोगे ना। तो पता नहीं इन लोग की फिर इतने बड़े पोस्ट पे जाने के बाद, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद ह्यूमैनिटी कहाँ चले जाती है। मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है,
कि ये है। मैं भी मानता हूँ केजरीवाल में जो भी हो, बहुत सारे उनमें भी डिमेरिट गलतियां रही होगी। कि गलतियां क्या, डिक्टेटर रहा, अपने पार्टी के बहुत सारे लोगों को जैसे कि प्रशांत भूषण या अदर जो भी थे, योगेंद्र यादव, उनको निकाल दिया, अपनी मनमानी चलाई पार्टी में। कहीं ना कहीं वो भी फैमिली उनका हेरिडिटरी पार्टी बन रहा है, फीमेल उनकी बीवी है जो उनकी पार्टी में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, डिमेरिट है। लेकिन हम उस पॉइंट में नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ इस पहलू में, जितना इंटरफेयर, जितना परेशानी, जितना सही तरीके से काम ना होना, अल्टीमेटली लास्ट का जो आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट रहा 5 ईयर में, बहुत अच्छे अच्छे काम नहीं हो पाए, ये एक्सेप्टेबल है। अल्टीमेटली लोग परेशान हो गए कि जितने जितने वादे किए गए थे वो तो हुए नहीं किए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हर बार में ऐसा अड़ंगा आ रहा था। तो अल्टीमेटली लोगों ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। अदरवाइज मोहल्ला क्लिनिक का दिल्ली, इंडिया के किसी भी स्टेट में इतने कम कम डिस्टेंस पर इतने मेडिकल का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग में मोहल्ला क्लिनिक में बहुत दवाइयाँ रहा करती थी, लेकिन बाद में इतने फाइल अटकने के बाद सारे मोहल्ला क्लिनिक में पता चले तो एंटीबायोटिक कुछ है ही नहीं। कुछ गिन चुन के वही बीपी शुगर का दवाई है, वही थायराइड का दवाई है, बाकी दवाइयाँ है ही नहीं। अब विटामिन कैल्शियम की दवाई खाली भरी पड़ी है। जो काम की मेन दवाई होनी चाहिए वो बहुत सारी दवाई है ही नहीं। ये बाद में बहुत सारी चीज़ आने लग गई। तो ऐसे टीचर की सैलरी, डॉक्टरों की सैलरी बहुत दिन से पड़ी हुई है, ऐसे रहा। सिविल सर्वेंट जो है उनका स्टेट में, उनकी सैलरी बहुत दिन से पड़ी हुई है, या स्टेट गवर्नमेंट में और भी जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी बहुत दिन से पड़ी हुई है। तो ऐसे बहुत अड़ंगा रहा। ये रहा, पार्लियामेंट ने बिल लाकर सारे पावर एलजी में कंसंट्रेट कर दी। और जब बिल लाया, एक्ट आ गया, तो अब क्या, अब कोर्ट में भी मैटर जाएगा तो कोर्ट तो कहेगी हमें तो इस एक्ट को फॉलो करना है। पहले तो एक्ट में सही तरीके से मेंशन नहीं था तो हम इंटरप्रेट करते थे। अब तो एक्ट में क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो सर्वे सर्वा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेगा। ये सब मैटर था इस केस से रिलेटेड। अब मैं फास्ट में थोड़ा सा रीड नहीं करूंगा, मैंने समझा दिया। देखो, एनसीटी जज कौन थे, बैकग्राउंड क्या है, रीड करते जाओ, कुछ नहीं है। उस समय 2015 में नजीब जंग थे, उसी समय से ये पंगा इनका चलते आ रहा था। और देखो, पहले कहो कि पहले क्यों नहीं पंगा चल रहा था? पहले पंगा इसलिए नहीं चल रहा था, पहले यहाँ दिल्ली में जो गवर्नमेंट थी किसकी थी? कांग्रेस की। कौन थी? शीला दीक्षित। सेंटर में भी गवर्नमेंट किसकी रही? दिल्ली की गवर्नमेंट रही। तो ऑलमोस्ट लगभग शीला दीक्षित लोग बोलते 15 या 20 साल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। तो 2004 से तो कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा, उससे पहले बीजेपी का गवर्नमेंट रहा। तो जिस कारण जो जितनी जो, और यहाँ मैटर क्या है कि जब आम आदमी पे की गवर्नमेंट बनी, सेंटर में बीजेपी, अब बीजेपी सेंटर में, तो बीजेपी का क्या रोल रहता है? जितना तोड़ फोड़ करना, सरकार तोड़ कर बनाना, इस पार्टी को अपने कब्जे में लेना, उसको पैसे खिला कर वहां से हटा देना, जितना अभी हो रहा है उतना पहले भी हुए हैं, लेकिन उतना नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। और डिमेरिट थोड़ा ये रही है अभी कि जो मैं बताया कि नीट वाले एग्जाम में या आईआईटी में जो क्वेश्चन लीक, पहले मुझे याद है कि 2004, 95 ये सब, या 96, 7, 8, 2000 ऐसे 98, 99 में रेलवे बैंकिंग का पेपर लीक होता था। अब तो बैंक मेडिकल का पेपर लीक। आप में से कितने लोग ये बोलोगे कि सर पहले भी मेडिकल का पेपर लीक होता था? एक रंजीत डॉन करके जो बिहार में एक पर्सन हुआ करते थे, वो तो हर एग्जाम का, एमबीए, सिविल सर्विस या किसी का पेपर लीक करता था, ऐसा सुनने में आता है। देखो, ओपनली उतना ही क्लियर नहीं था, लेकिन नीट वाले में तो हर कोई जान गए हैं, और कैंडिडेट को ही पता है। उन कई कैंडिडेट के पास फोन आता था कि चाहिए क्या, 30 लाख रुपए दो, 40 लाख रुपए दो, आपको पेपर मिलेगा। ऐसे ऐसे हुए हैं। कहाँ देश जा रहा है? तो करने वाले मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी, हर इंसान जिम्मेदार है जो इसको अथॉरिटी पावर मिली हुई है। और वो पढ़े इंसान कौन है? हम आप में ही इतने पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो जाके करप्ट हो गए हैं। सुधरो सुधरो सुधरो, उनको मैं बोल रहा हूँ। अभी तो आप बच्चे हो, आप जाओगे तो सुधरे हुए ही जाओ। तो बैकग्राउंड, ए होम मिनिस्ट्री आल्सो सपोर्टेड द एलजी। देखें, Najib Jung, who was a lieutenant governor of Delhi at the time, made a statement that he is not required to send information regarding the लैंड का, पब्लिक ऑर्डर, ये सब का इन्फॉर्मेशन, पुलिस का इन्फॉर्मेशन, इसका इन्फॉर्मेशन जो भी हो फाइल हो, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं चीफ मिनिस्टर के पास भेजूँ।
ठीक है, अंडर एनी लॉ, क्योंकि ये हमारा ये सब्जेक्ट उनके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता नहीं है। होम मिनिस्ट्री के पास गया, अल्टीमेटली होम मिनिस्ट्री, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये सब होम मिनिस्ट्री का काम, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। होम मिनिस्ट्री ने जवाब क्या दिया, also सपोर्टेड एलजी स्टेटिंग दैट these three entries fall exclusively in the ambit and किसमें, ambit of the LG के ambit में आता है, and therefore they are not covered by aid and advice principle of the council of ministers headed by the chief minister, and there were many instances which led to the filing of the appeal into Supreme Court। और भी instances है। होम मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट दिल्ली स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो डज नॉट हैव द पावर, दिल्ली स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो डज नॉट हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ए फोर मेंशन मैटर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पुलिस में जो भर्ती है, लॉ एंड ये है आपका जो 3 सब्जेक्ट है, उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज लगा रहे हो और आपका स्टेट का एंटी करप्शन ब्यूरो उसमें एग्जामिन करेगा, तो हम इसको वैलिड नहीं मानते। वो हमारे अंडर, टोटली हमारे सब्जेक्ट है। तो वही कहा कि इन्वेस्टिगेट्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एफोर्ड मेंशन मैटर। तो इसको दिल्ली स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो के पावर नहीं है कोई एम्प्लॉय के लिए कोई करप्शन चार्ज लगा के इंक्वायरी किया जाए। तो ये एम्प्लॉय को सेव करने की बात तो है ही, साथ में बात है कि ये हमारा पावर, ये देखो एम्प्लॉय से मैं बता दूं, एम्प्लॉय से कोई होम मिनिस्ट्री को कोई प्यार नहीं है, या किसी मिनिस्टर से जो एम्प्लॉय है, प्यार है इनको अपने पावर से, कि ये पावर हमारा हम होना चाहिए, इनका स्टेट को हम क्यों दें, स्टेट का नहीं होना चाहिए। पावर का मैटर, ना कि इनको एम्प्लॉय के लिए हो रहा कि एम्प्लॉय पर गलत चार्ज लगाया क्या, या सही में करप्ट है, अगर करप्शन किया तो इनको जेल में जाएंगे क्या, इनको सजा मिलेगी क्या, इनकी नौकरी चली जाए, इनसे प्यार नहीं है इनको, समझे। इनको है कि ये पावर उनका नहीं है, यह पावर हमारा है, ये पावर की लड़ाई है, ये हमारा जो डिसीजन है, हमारे क्षेत्र में आते हैं, अधिकार क्षेत्र में। एलजी स्टेट द डिसीजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सर्किल रेट ऑन एग्रीकल्चर लैंड। दिल्ली में भी, दिल्ली के कुछ आउटर इलाका पार्ट है, जैसे आई थिंक नरेला हो गया, और रोहिणी पहले था, अब तो रोहिणी भी पूरा इंडस्ट्रियलाइज का अर्बन सिटी, अर्बन बन गए। और भलसवा, कुछ आउटर जो है, द्वारका में आउटर, अब द्वारका धीरे धीरे और एक्सटेंड हो गया। जहाँ एग्रीकल्चर लैंड था, तो एग्रीकल्चर लैंड पर क्या है कि सर्किल रेट बढ़ाया गया। तो अब क्या है, लैंड वैंड किसका सब्जेक्ट है, किसका, लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, किसका, एलजी के कंट्रोल में। तो इस पर आप सर्किल रेट कैसे लगा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली constituted a commission to investigate into the CNG fitness scam allegation matter। सीएनजी का जो ऐसा एक सीएनजी फिटनेस का एक, जो सीएनजी जानते हो, इससे रिलेटेड एक स्कैम था, जो बस नाम जानने की जरूरत है। एंड सेड वाज ओवरटर्न बाय होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ने इसको भी ओवरटर्न कर दिया, क्या कह के, वही बात कहा, क्या बात कहा देख लो। and said that government does not have the power to set up a commission, therefore declared to be void। इसको कहा कि भी आपको पावर नहीं है, इसको void कर दे सीएनजी फिटनेस स्कैम एलिगेशन में। तो इसके लिए जो कमीशन बैठने की बात है, देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन टू, किसके लिए, इन्वेस्टिगेट इनटू दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसमें भी क्रिकेट एसोसिएशन, यहाँ का दिल्ली का क्रिकेट एसोसिएशन था, इसके लिए भी कमीशन बैठाई गई कि इसमें कुछ करप्शन हुए हैं, कुछ पैसे का हेर दे। अब इसमें मुझे घुसने की, आपको हमें घुसने की जरूरत नहीं है, ये तो समझने के लिए मैंने रखा है। ठीक, तो क्या हुआ, इट वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द होम मिनिस्ट्री। सेम रीजन देखिए, होम मिनिस्टर हर बार, ये आपका पावर नहीं है, आपका जुरिडिक्शन नहीं है, समझे। अब देखो, ऑल दिस कंटिन्यू इवेंट लेड टू द कंट्राडिक्शन बिटवीन एलजी सीएम के बीच में, ये सब कंट्राडिक्शन चलता आ रहा था। इन अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थी जी रोहिणी। जी रोहिणी मैं बता दूं, एक फीमेल जज थी, एंड जस्टिस जयंत नाथ,
इन्होंने रूल क्या किया, दैट एलजी हैड द कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल मैटर रिगार्डिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड सिटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के रिगार्डिंग कंप्लीट कंट्रोल किसका होगा, एलजी का होगा। ये जी रोहिणी जो फीमेल थी ना, जो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, ये मैं बता दूं जस्टिस रमना के बारे में जानता हूँ, जो सीजीआई बने, इसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, यानी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ जब दिल्ली के, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सीजीआई बने, सुप्रीम कोर्ट के जज से पहले दिल्ली हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो जब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तो उनके बाद जो दिल्ली का जो चीफ जस्टिस कौन बना था दिल्ली हाई कोर्ट का, जी रोहिणी बनी थी। यानी 2016 में ही ये चीफ जस्टिस बनी थी, और इसी समय जस्टिस रमना जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या बने थे, जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था जस्टिस रमना को। जस्टिस रमना का जो उनका पैटर्नल कोर्ट है उनका, या जहां से वो उन्होंने प्रैक्टिस की, पहला वो आंध्रा कोर्ट से प्रैक्टिस किया, वो आंध्रा से बिलोंग करने वाले जस्टिस रामनाथ है। देखो ये तो सपोर्ट कर दिया, एलजी का सपोर्ट कर दिया इन्होंने, समझ गए। अब थोड़ा पिक्चर जो आता है, ये है वो जजेस का पिक्चर। एक जो मेल जज जस्टिस रोहिणी हो गए, और ये जस्टिस जो नाथ हो गए आपका, कहाँ गया, जस्टिस जयंत नाथ जो होंगे, ये हो गए ये दो जज। अब मैं बता दूं, ये जजमेंट से कौन खुश होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुश होगी, एलजी खुश होंगे, और नाराजगी आम आदमी पार्टी में होगी। ये जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो नतीजा क्या आया होगा बता दिया मैंने। अभी देखो, अभी जो इनका एक क्या है और ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। अभी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का जो क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, उसके लिए जो कमीशन बनी हुई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन सा आर्टिकल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ऑफ 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कैटेगराइजेशन सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर अपना किया जा रहा है, उसका जो प्रोविजन मेंशन है। साथ में ये है कि स्टेट अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन करेगी, सेंटर अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन करेगा, स्टेट में सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी, और स्टेट जो कैटेगराइजेशन करेगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको जरूरी एक नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो बना हुआ है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, उनके गाइडेंस में या उनके कंसल्ट में करे। स्टेट को अपना ऑटोनॉमी दिया हुआ है। सेंट्रल लेवल पर जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, कैटेगराइजेशन किया जा रहा है वो बैकवर्ड क्लासेस का, उस कमीशन का जो चेयरमैन है जस्टिस रोहिणी। आंसर दे सकते हो क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, व्हाट एवर, पर मैं बता रहा हूँ कि ये बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। इनको क्यों छोड़ दे भाई, ये दिल्ली स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या बोर्ड है ऐसे, ठीक है, दिल्ली स्टेट रेगुलेटरी बोर्ड, रेगुलेटरी कमीशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसका जो चेयरमैन जो बने हुए हैं ना, ये है, इनको बनाया हुआ है, इनको अपॉइंट किया गया है, सेंटर ने अपॉइंट किया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड ही शायद कमीशन है यार, दिल्ली स्टेट रेगुलेटरी बोर्ड ऐसे। तो उसका जो अभी है चेयरमैन जो बने हुए हैं, हेड बने हुए हैं, वो है जस्टिस जयंत नाथ साहब। तो एक वे में बोला जा सकता है कि फेवर किया, सेंटर खुश हुई तो इनको अपॉइंट की। दूसरे वे में बोला सकते हो किसी ने किसी को अपॉइंट करना था, क्वालिटी थी, एक्सपीरियंस चाहिए था, तो इनको अपॉइंट किया। कुछ भी बोल सकते हो, समझने के लिए आप भी समझदार हो। अब मैं कुछ बोलना इसमें नहीं चाहता हूँ। कभी भी जुडिशरी के बारे में पता है ना कि ओपनली नेवर कमेंट। कौन बात को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे, अच्छा भी बात बोलो, जायज भी बोलो, उसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी ने चोरी किया है, ठीक है, चोरी किया, आपके घर से पता है कि चोरी किया, सीसीटीवी कैमरे में पता चल गया कि उसने आपके घर से सोना चुराया, हार चुराया, देख लिए। ये बात रिलीज नहीं की सबको ओपनली कि सीसीटीवी कैमरा में देखा है, और तुम जो आदमी चोरी किया उसको बोलो कि नहीं तुम कल आए थे, तुमने ही चोरी किया है, तो वो ऐसे यहाँ पर गुस्सा करे, क्या बात करते हो, मैं चोरी करता हूँ, मुझे ये समझ रखा क्या, मुझे भिखमंगा समझ रखा क्या, तब ऐसे इतना क्रोध दिखाएगा। चोरी किया है फिर भी गर्मी देखोगे, मानेगा नहीं,
एकदम पूरा आग उगलेगा सबके सामने, ये मुझे बदनाम करता है इतना घटिया आदमी, और जब कैमरा में दिखा दोगे तो लो आवाज बंद। तो ऐसा नहीं है कि जो गलती करते हैं वो भी चिल्ला चिल्ला के, मतलब यानी जो गलती करते हैं उनके बारे में भी अगर आप बोलो तो हो सकता है आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, कुछ भी चार्ज लगा सकते हैं। इसलिए बेटर है कि ये सब चीज में हम लोग पढ़े ही नहीं, हमको इसमें न्यूट्रल ही रहना है। देखिए जी, ये जजमेंट, तो ये केस जो है गया अब सुप्रीम कोर्ट में जो गया था, क्या जजमेंट आया था? रूल दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239A द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, although the government had to keep him or her informed of its decision, Delhi Lieutenant Governor had no independent decision making power, and had to follow the aid and advice of the Chief Minister, late Council of Minister of the Government of Delhi on matter the Delhi Legislative Assembly could legislate, and जिस मैटर पर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेट कर सकती है उस पर तो उसको एड एंड एडवाइस, उनको इसी के एडवाइस पर चलना ही चलना है। कौन सा मैटर? ऑल आइटम इन द लिस्ट ऑन विच स्टेट कैन लेजिस्लेट एंड द कंकरेंट लिस्ट बैरिंग छोड़कर, बारिंग या बैरिंग होता है किस चीज को छोड़कर, तीन जो सब्जेक्ट है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, पुलिस ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इसको छोड़कर, मतलब उनको एड एंड एडवाइस पर अपना डिस्क्रिप्शन, अपना कुछ नहीं दिखाना है। एंड क्या है देखें, although the court ruled that Lieutenant Governor still had the right to seek the president opinion, प्रेसिडेंट का ओपिनियन फिर ले सकते हैं इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द गवर्नमेंट, अगर सरकार के बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में अगर और उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होती है इतने बिल के, मतलब वो सब सब्जेक्ट पर भी, तो भी प्रेसिडेंट का ओपिनियन ले सकते हैं। साथ में देखें, द प्रेसिडेंट हु इज बॉन्ड बाय, और प्रेसिडेंट जब ओपिनियन लेगा तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगी, जो उनको डायरेक्शन मिलेगा उनको कौन डायरेक्शन करेगी? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो उनका बात वो सुनेंगे। तो वुड बी फाइनल अथॉरिटी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये देखें, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी द फाइनल अथॉरिटी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड विथ हिज और हर ओपिनियन बीइंग बाइंडिंग ऑन बोथ एलजी एंड दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट का ओपिनियन तो बाइंडिंग होगा। इट कॉशन द एलजी को एक ये चेतावनी दी टू यूज दिस पावर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जब एक्सेप्शनल अपवाद वाली बात हो, रेयर सर्कमस्टांसेस हो, जब मैटर ऐसा अर्जेंसी हो तो ही इस पावर को यूज करें, एंड नॉट इन ए रूटीन और मैकेनिकल मैनर, ऐसा नहीं कि हर तरह का हर मैटर में आप है जो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन करके मैटर को रोक कर रखे, डिले करते जाए, और ऐसा नहीं कि हर इस सब्जेक्ट के लिए अब डिसीजन कहाँ से आए? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर से, वहां से डिसीजन आए, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ तो एक तो सब क्लॉज दे दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्यों रखा है सब? क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ इंडिया के हर पार्ट से लोग आए हुए हैं, यहाँ पूरा यूनियन मिनिस्ट्री है, जितने हेड क्वार्टर देखोगे पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, या अदर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है या स्टेचुटरी बॉडी, सबका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो इसलिए है कि उस पर सेंटर का कंट्रोल चाहिए, एक नेशनल इंटीग्रिटी के लिए या एक होमोजेनिटी मेंटेन करने के लिए। ये ऐसा नहीं, इस पर सेंटर का कंट्रोल जरूरी है इस यूनियन टेरिटरी पर। एक तो ये, और ये रख दिया कि इनको सुनना ही सुनना है। कोर्ट however didn't define the trivial difference in the opinion meant, मतलब डिफरेंस इन द ओपिनियन जो बोला, तो कब डिफरेंस इन द ओपिनियन, किसको बोलते हो डिफरेंस इन द ओपिनियन, किस बात में डिफरेंस इन द ओपिनियन होगा? इसको तो कहीं, ये तो भाई अंदरूनी बात है, मन की बात है कि आपका मन क्या सोच रहा है, उनका मन क्या सोच रहा है। उन्होंने जो जो एक्ट दिया, बिल दिया, अब आप उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आप पर डिपेंड करता है। किस चीज में आप, कौन सा चीज आप पसंद करें ना पसंद करें, कोर्ट को क्या पता? अब कोर्ट ने थोड़ी डिफाइन किया है कि ऐसे ऐसे मैटर में आपको मैंडेटरी का आपको एसेंट देना, ऐसे में इस मैटर में आप प्रेसिडेंट के पास भेजिए, तो नहीं बोला है। तो फिर ऐसे मैटर फंसा रहा, यहां तक इतना। लेकिन ये बोल दिया कि भाई अब मनमाना नहीं कर सकते, ये सब मैटर वाला में आपको एडवाइस। लेकिन अभी भी एक रास्ता खोल के क्या रखा कि
डिफरेंस इन द ओपिनियन एंड कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हो। और कब रखोगे, जब आपका ओपिनियन में डिफर होता है, आपका ओपिनियन कुछ और है और गवर्नमेंट का ओपिनियन, दिल्ली गवर्नमेंट का ओपिनियन कुछ और है। ये ऐसे जजमेंट आई थी। इतना में जजमेंट में भी खुश थे दिल्ली गवर्नमेंट, यानी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, या कि कम से कम आप जो है ना कि हमारे एडवाइस को मानेंगे। अब रियल सर्कमस्टांसेस में कम से कम कभी कभी ना माने अलग बात, लेकिन मैक्सिमम में तो मानेंगे ही मानेंगे।